नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड के कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में घोटाले मामले में लगातार सियासत जारी है। आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब धरने पर बैठ गई है। सचिवालय के सामने खुद गणेश गोदियाल ने धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी धरने में शामिल हुए। धरने में धन सिंह रावत मुर्दाबाद के खूब नारे लगाए गए। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। लेकिन धरना स्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में घोटाले का ये मामला है, जिसके अंदर लगातार कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है और खुद धन सिंह रावत ये कह चुके हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जब जांच पूरी होगी तभी कुछ कह पाएंगे सचिवालय के सामने। लेकिन इस बीच गणेश गोदियाल बैठ गए धरने पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी इस धरने का हिस्सा बने। लगातार कांग्रेस को जैसे ही कोई मौका मिलता है तुरंत धरने पर बैठ जाती है कांग्रेस। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाता है। अब ये उत्तराखंड में तस्वीरें आप देख रहे हैं, सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस लगातार धरने पर बैठी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि यहां जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सहमत हैं। एक बड़ा भारी घोटाला है और यहाँ उत्तराखंड में बड़ा संवेदनशील विषय है और जिस तरीके से इनके राज्य में भर्तियों में घोटाले हुए हैं उन्हीं को चिंता का विषय है। उसके लिए एक जेपीसी गठित या न्यायिक आयोग है, क्योंकि इसकी सामान्य जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो उस जांच से सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस अब पूरी तरह से मुखर हो चुकी है और लिहाजा जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है उनके नेतृत्व में लगातार आप देख पा रहे हैं कि सचिवालय के बाहर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके साथ ही जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा है वो भी उनका साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही जो तमाम और भी जो नेता है कांग्रेस के वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है कहीं न कहीं जो धन सिंह रावत के खिलाफ कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा जरूर दे, क्योंकि जिस तरह से उनके विभाग में घोटाला हुआ है, नौकरियों की पूरी तरह से बंदरबांट हुई है, वो कहीं न कहीं एक बहुत ही ज्यादा जो दुखद बात है और उसको लेकर कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो आज सड़कों पर बैठी है। करण महारा जी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर कहीं न कहीं एक जो भर्ती घोटाले को लेकर आज कांग्रेस पूरी तरह सड़कों पर उतर पाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों के जो हमारे बेरोजगार हैं उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। इस भर्ती को अगर आप गौर से देखेंगे प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराई गई और नोएडा में ये परीक्षा ली गई और उस दौरान ली गई जब कोरोना था, जब हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इसका मतलब जिन लोगों को पहले से सूचना थी, केवल 2 दिन का नोटिस था, जिनको पहले से सूचना थी वो नोएडा पहुंच चुके थे और उन्हीं की परीक्षा लेके उनको भर्तियां दे दी गई। बहुत बड़ा घोटाला है और पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगारों के संग इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। गोदियाल जी ने इसका धरने का जो कॉल दिया था उसमें हम सब लोग शामिल हैं। पुलिस के बल पे हमारे लोगों को इधर उधर तितर बितर कर देगा, नहीं आने दिया जा रहा। और मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये दिखाने की कोशिश की है कि बड़े ईमानदारी से सरकार चला रहे। मेरा एक ही प्रश्न है, अगर वो इतने ईमानदार है तो उनको ये पहले मंत्री को पच्चीस करना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष जांच होगी। मंत्री पद में होगा तो कैसे जांच हो सकती है, ये समझ नहीं। बिल्कुल, कहीं न कहीं मंत्री अगर पद पे होंगे तो जांच कैसे हो सकती है, ये कहीं न कहीं उनका ये अपने साथ गणेश गोदियाल जी ने सर सरकार कह रही है कि हम इस पूरी मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कहना चाहिए? जो चोर हैं उन्हीं चोरों को जांच का काम दे दिया गया है, तो कैसे संभव है कि वो जांच होगी? सरकार यहाँ के बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील बिल्कुल नहीं है, उनसे छलावा कर रही है और विपक्ष में होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज है कि हम बेरोजगारों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। तमाम जो कांग्रेसी हैं वो पूरी तरह सरकार के खिलाफ मुखर हो चुके हैं और सचिवालय के बाहर लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत हों या फिर गणेश गोदियाल हों या फिर जो नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी कहीं न कहीं अब पूरी तरह से सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। और संदीप का रुख करेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। खुद गणेश गोदियाल से लेकर हरीश रावत, करण महारा तक सभी बैठे हुए हैं धरने पर। क्या कुछ इन लोगों की मांग है? धन सिंह रावत तो क्लियर कर चुके हैं कि 15 दिन जब तक रिपोर्ट आने तक पूरे नहीं होते हैं तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस यहाँ लगातार जो मोर्चा खोले बैठी हुई है सरकार के खिलाफ में, इसको लेकर ये लोग और क्या कुछ खास बातें कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसे ही सहकारिता बैंक में जो भर्ती घोटाला था वो सामने आया था, उसके बाद कांग्रेस ने इसको सीधे तौर पर मुद्दा है वो जरूर बना दिया है। तो लिहाजा यही बड़ी वजह है कि जो आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों या फिर गणेश गोदियाल हों या फिर जो नए अभी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं चाहे वो हो, तो लगातार सचिवालय के बाहर आज के तौर पर ये लंबा जो ये धरना है ये सुबह 11 बजे से चल रहा है लगातार। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस का कहना है कि जब खुद ही मंत्री इस घोटाले में लिप्त हो तो आखिरकार उनकी जांच का क्या होगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो बात इस वक्त कांग्रेस कर रही है वो सीधे तौर पर मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की बात कर रही है। धन सिंह रावत के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आधार क्या है? किन आधारों के तहत ये कहा जा रहा है कि धन सिंह रावत भी इस भर्ती घोटाले में इन्वॉल्व हैं? जी बिल्कुल, देखिए आधार सबसे बड़ा ये है कि उन्हीं का विभाग है, सहकारिता जो विभाग है ये उन्हीं का विभाग है। और जब कोई भी भर्ती हो या फिर कोई भी विभाग में जो कार्यवाही हो वो एक मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका इसके तौर पर ये कहना कि आखिरकार जब मंत्री के विभाग में इस तरह का घोटाला है तो कहीं ना कहीं मंत्री की जो संलिप्तता है वो भी इससे सामने आ रही है। क्योंकि अभी जो धन सिंह रावत जो इस सहकारिता मंत्री है उन्होंने सीधे तौर पर जो 8 जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अलग से हटा दिया गया है ताकि किसी भी मामले में जो जांच है वो प्रभावित न हो पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी सीधे तौर पर यह कहना है कि हम जांच में बिल्कुल पूरी तरह से साफ तरीके से हम भी ये पूरी तरह से जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में लेट लतीफी हो रही है और बीजेपी महज एक खाना पूर्ति कर रही है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो ये जांच है ये बल्कि विधानसभा इस तरह की जो एक टीम है उसको गठित किया जाए और इस पर कहीं ना कहीं जो न्यायिक जांच हो उस पर। तो कुल मिलाकर ये जरूर हरीश रावत का इस मामले में बड़ा बयान है कि न्यायिक जांच हो। तो कांग्रेस ऐसा में पूरी तौर से न्यायिक जांच की मांग कर रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस ये चाहती है कि पूरे जितना भी भर्ती हुए हैं तो उनके खिलाफ कड़े जो विधिक कार्रवाई है वो जरूर सामने आए। तो ऐसे में आप सीधे तौर पर अंदाज लगा सकते हैं। आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है, धरना स्थल पर ही आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए धरना स्थल पर हमारी नेताओं से बात हुई थी। उसके बाद जब वहां पर हरीश रावत आए थे और उसके अलावा जो तमाम जो कांग्रेस के नेता थे तो वो वहां पर आए थे। उसके बाद से ये लगातार नेताओं ने सीधे तौर पर जो अतिथि और तीनों जो नेताओं जो एकजुट हुए थे, हालांकि प्रीतम सिंह की अगर बात करें तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पूरे जिस तरह से वहां पर जो काफी तादाद थी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, हालांकि वहां पर जो पुलिस फोर्स भी वहां पर लगा दी गई थी ताकि किसी भी प्रकार से दिक्कत आने वाले लोगों को। ठीक है संदीप, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है और कांग्रेस लगातार उसको भुनाने की पूरी कोशिश भी कर रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने लिए नया खेवनहार भी ढूंढ लिया है। पार्टी ने करण माहरा को उत्तराखंड कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है और वहीं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य की नियुक्ति हुई है, जबकि भुवन चंद कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। भुवन कापड़ी ने विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हराया था। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने गणेश गोदियाल से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने करण माहरा और यशपाल आर्य की नियुक्ति का पत्र जारी किया है। देखिए लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि अब कौन होगा नेक्स्ट प्रदेश अध्यक्ष, कौन खेवनहार बनेगा कांग्रेस का। तो अब ऐसे में नाम साफ हो चुका है, करण माहरा का नाम साफ हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष से मिले हरीश रावत। करण माहरा को हरीश रावत ने पीसीसी अध्यक्ष बनने की बधाई दी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी माहरा से मुलाकात की। करण माहरा को हरीश रावत ने पीसीसी अध्यक्ष बनने की बधाई दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी माहरा को मुलाकात की और बधाई दी है। तस्वीरें उस दौरान की आपके सामने है। करण माहरा अब नए प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उत्तराखंड में और उन्हीं को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गणेश गोदियाल भी पहुंचे, खुद हरीश रावत भी पहुंचे उनको बधाई देने के लिए, यहाँ तक कि मिठाई भी खिलाई गई। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी से मिले हैं प्रीतम सिंह और मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं प्रीतम सिंह, मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी से। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी से मिले प्रीतम सिंह, उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है।
मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। देखिए, आमतौर पर जब दो नेता मिलते हैं तो उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। हालांकि प्रीतम सिंह ने मुलाकात की है, तस्वीर भी सामने है। दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत रही है, इनको लेकर सिर्फ अटकलें हैं और सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं दोनों की मुलाकातों के। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी से मिलने पहुंचे प्रीतम सिंह, मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की ये मुलाकात हुई है। देहरादून में आर के सुधांशु ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव गृह हैं और आर के सुधांशु, चारधाम यात्रा में इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि हर रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार सुरक्षित और सुगम होगी चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़कों की स्थिति बेहतर होगी। सीएम लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आर के सुधांशु ने कहा, तीर्थ यात्रियों के लिए हर व्यवस्था सरकार कर रही है। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा को लेकर जहां सरकार बहुत चिंतित है, वहीं अभी तक जो होटल की बुकिंग्स, लॉज की बुकिंग्स और जो परिवहन है, सार्वजनिक परिवहन, उनकी बुकिंग ये बताती है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके पीछे कारण 2 साल की कोविड का लॉकडाउन का खत्म होना और लोगों का अपने घरों से निकलना है। हमारे साथ प्रमुख सचिव गृह व लोक निर्माण विभाग जैसे बड़े विभाग देख रहे आर के सुधांशु सर हैं। इनसे समझते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए विभाग कितना तैयार है और क्या क्या तैयारी की गई है। सर, इस बार चारधाम एक बड़ा चैलेंज होगा, आप लोग इसे कैसे देखते हैं और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अगर मैं सड़कों के पहले अगर बात करूं तो सड़कों की बात करूं, निश्चित रूप से इस समय हम लोगों का भी अनुमान है कि संख्या बढ़ेगी, वाहनों की संख्या बढ़ेगी, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मैं सड़कों की जहां तक स्थिति की बात करूंगा तो हमारी मेजर सड़कें ऑल वेदर रोड हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं दिक्कत नहीं है, कई जगह दिक्कतें हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पूरी कमर कसे हुए हैं। और जो एजेंसी है, जैसे हमारी PWD की NH विंग है, साथ ही हमारे पास NHI DCL के माध्यम से भी कार्रवाई की जा रही है और BRO। तो अगर हम देखें कि ऋषिकेश से अगर हम लेते हैं तो रुद्रप्रयाग होते हुए, श्रीनगर रुद्रप्रयाग होते हुए जो जोशीमठ और फिर जाती है, तो समस्त एजेंसीज़ की न केवल हमारे स्तर से, मुख्य सचिव महोदय के स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चाहे वो गंगोत्री की सड़क हो, चाहे वो यमुनोत्री की सड़क हो और केदारनाथ की सड़क हो, हम उसको सही करने की स्थिति में होंगे। और अगर मैं बता देता हूं कि यहाँ पे कई बार बारिशें भी ज़बरदस्त होती हैं और बीच में ये कई यात्री स्टैंडर्ड हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होती है। उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अलोंग द रोड हर जगह पे GPS इनेबल्ड हमारी JCBs लगी होंगी, हमारे मैन पावर लगे हुए हैं और वो रिस्पांस टाइम हमारा 30 मिनट्स का है। पिछले दिनों कई बार पिछली बारिशों में जब देखने में आया कि वहाँ काफ़ी देर लगता है खुलने में, हम ये इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हम ऐसी स्थिति में भी सड़कों को खोल सकें। सर, आपके पास होम जैसा बड़ा विभाग है जो सीधे पुलिस का पेरेंटल डिपार्टमेंट है। सर, हम देखते हैं कई बार जब यात्री फंस जाते हैं तो पुलिस बहुत हेल्प भी करती है, उनको ठहराने की व्यवस्था है, चाहे नाश्ते की व्यवस्था है। इस बार चूंकि यात्री अधिक आ सकते हैं, पुलिस का टोटल फोकस यात्रा पर होगा, तो पुलिस को किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं और पुलिस को और आप लोग किस तरीके से सपोर्ट, कोऑपरेट और उनको कैसे और मजबूत कर रहे हैं ताकि वो इसको बहुत दृढ़ता के साथ अपनी इस ड्यूटी को कर सके? देखिए, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, माननीय मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं और पुलिस विभाग के DGP और साथ में जिला मजिस्ट्रेट और SP और SSPs जितने भी हैं उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रियों को किस तरह से कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। पुलिस को हमेशा मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है और साथ में एक और भी बात कही गई है कि बिहेवियर उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर चूँकि पुलिस ही होती है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे अगर कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये थे प्रमुख सचिव गृह व लोक निर्माण विभाग, जिनका कहना है कि चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुगम होगी और पुलिस अपने व्यवहार को लेकर जो शिकायतों में रहती है उसे बहुत सौम्य, बहुत सरल, बहुत सहज तरीके से जनता से बात करनी है ताकि कोई शिकायत ना आने पाए। और सफल यात्रा कराने के लिए सरकार व सारी मशीनरी पूरी तरह तैयार है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। देहरादून में दिलीप जावलकर ने चारधाम यात्रा तैयारी पर खास बातचीत की है। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव हैं दिलीप जावलकर। न्यूज वन इंडिया से बोले जावलकर, इस बार चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ेगी। चारधाम यात्रा में यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
केदारनाथ धाम में 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। चारधाम यात्रा के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर काम कर रहे हैं, नए पर्यटन नीति ला रहे हैं। में कोविड वेव 2 के बाद धीरे धीरे पूरा देश प्रदेश अनलॉक होने लगे हैं और इस बार उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम यात्रा में बीते कई वर्षों के या यूं कहें बीते सारे वर्षों के रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। अभी से सारी बुकिंग हो चुकी है, लगभग होटल्स फुल हैं। जो यात्री वाहन है उनकी भी बुकिंग बहुत मुश्किल से हो पा रही है और इसके पीछे पर्यटन विभाग की एक बड़ी मेहनत भी है जो रंग लाई है, लोगों का एक विश्वास जीता है। हमारे साथ सचिव पर्यटन जावलकर सर हैं, इनसे पूछते हैं। सर, इस बार की चारधाम यात्रा आप लोगों के लिए काफी चैलेंज भी ला रही है। आपने इतनी मेहनत की कि लोग 2 गुना गति से 2 गुना संख्या में आने वाले हैं, तो सर ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2013 में जब आपदा के बाद कुछ समय यहाँ पर लोगों का ऐसा मन नहीं रहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यतः केदारनाथ का पुनर्निर्माण का जो कार्य किया हुआ है और आने वाले समय में उनके डायरेक्शन में अभी जो बद्रीनाथ का काम जो है प्रारंभ हो गया है, उसके चलते उत्तराखंड की चार धाम में बहुत ज़्यादा लोगों में जो है जागृति है। एक जो है सुरक्षाता का भाव है और दूसरा कोविड जैसे बहुत टफ काल में से गुजरने के बाद जो है लोगों को बाहर आके जो है भगवान के उनके आष्ट देवताओं के दर्शन करने की जो है इच्छा है, उसके चलते इस बार की बुकिंग बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो ट्रैवल टूरिज़्म के जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर हम लोगों के पास यात्रा बहुत ओवरफुल होने की संभावना है। 2019 में इसके पहले कोविड के जस्ट पहले सबसे अच्छी यात्रा चली थी जब लगभग 35 लाख यात्री जो है यहाँ पर प्रवास कर चुके थे। इस बार हमें लगता है कि उसके भी जो है रिकॉर्ड टूटेंगे और इसके चलते ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आह्वान है एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे पर्यटन विभाग को। तो मुख्यतः इसमें हम लोगों का ये ज़्यादा फोकस है कि जो भी यात्री आ रहे हैं हम उनका पंजीकरण कर रहे। पंजीकरण प्रक्रिया हमने अनिवार्य करी हुई है क्योंकि जब पंजीकरण अनिवार्य होता है तो हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कौन से धाम में कितने लोग पहुंचेंगे और किस प्रकार से जो है उनके संदर्भ में हम लोग कोई सेवाएं दे सकते हैं। तो एक कैरिंग कैपेसिटी मैनेजमेंट करने के हिसाब से, वहाँ पर आपकी स्वास्थ्य सुविधा देने के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था उस हिसाब से करने के हिसाब से, स्थानीय लोगों को वहाँ के होटल इतर हितधारकों को उस संबंध में अवगत कराने के लिए, इसलिए ये ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया का पूरा संचालन हो। इस बार पर्यटन विभाग एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी चला दे रहा है और 1364 नाम से एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर लाइन भी चला दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग सहूलियत दे सकें। सर, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं पर हमारे यहाँ होटल, लॉज, टूरिस्ट वाहन या टैक्सी ये बहुत लिमिटेड है। हालांकि हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा हो गया पर हर आदमी एयर कनेक्टिविटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर, इसमें आप लोग किस तरह फोकस कर रहे हैं कि हर आम और हर खास सभी को मौका मिले, दर्शन का सहूलियत हो, सुविधा हो? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तो शॉर्ट टर्म तरीके है जिसमें हम लोगों को अकोमोडेशन बढ़ाने की आवश्यकता है और इसलिए हमने गढ़वाल मंडल विकास को विशेषकर कहा हुआ है। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोगों को अकोमोडेशन की सबसे आवश्यकता भी होती है और वहां पर कमी खलती है। तो वहां पर GMUN अतिरिक्त 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था भी कर दे रहा है। स्थानीय लोगों का तो अब सहयोग तो होता ही है उसमें, लेकिन इसके अलावा भी जो है अतिरिक्त वाहन भी इस बार लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म हमारे कुछ कार्य है जो हर साल किए जाते हैं, हर यात्रा में किए जाते हैं, लेकिन आवश्यक है कि हम लोग लॉन्ग टर्म को देखते हुए, क्योंकि यही हम लोगों के यहाँ आने वाले लोगों की संख्या रहेगी, ये मानते हुए जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हमें ज़रूरी है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा विकास हो और इसीलिए ऑलरेडी यमुनोत्री का रोपवे का टेंडरिंग पूर्ण कर ले चुकी है। केदारनाथ के रोपवे, हेमकुंड साहिब का रोपवे, उसकी जो है अभी DPR बनने की प्रक्रिया है। एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है। हम लोग नई पर्यटन नीति लेके आ रहे हैं कि निजी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का निवेश हो और उनके मार्फत हम लोग जो है रोज़गार के सृजन के साथ ही अधिक से अधिक सुविधाएं दे सके। तो इन 2 रणनीतियों पे जो है पर्यटन विभाग कार्य कर रहा है। सर, पहाड़ के लोगों की ये रोजी रोटी भी है यात्रा। वो 6 महीने करीब इंतजार करते हैं और 6 महीने उनके ये जीवनोपार्जन का एक जरिया भी होता है। तो उनके हितों को भी आप लोग ख्याल में रख रहे हैं और यात्रियों पर भी फोकस कर रहे हैं। तो सर, ये कितना महत्वपूर्ण है पहाड़ की आर्थिकी के लिए, विशेषकर चारधाम यात्रा?
तो इसी कारण से है कि अल्टीमेटली आपको कोई भी अगर गतिविधि हो रही है तो उसका आर्थिकी से बहुत अच्छा लगाव होना चाहिए, तभी रोजगार सृजन होता है, तभी जो है आपकी आय से आमदनी बढ़ती है। उसमें क्षेत्र में जो सेवाएं कंज्यूम की जाती है उससे जो हमें आय की रूप में आमदनी होती है, टैक्स के रूप में आमदनी होती है, वो इसी देश में, इसी राज्य में हमारी वापस रह जाती है। इसलिए व्यक्तियों के हिसाब से देखें या राज्य के हिसाब से देखें, इन गतिविधियों को बढ़ाना बहुत आवश्यक है और केवल बढ़ाना ही नहीं, उनको एक इकोलॉजिकली एक तरीके से संवारने की भी ज़रूरत है कि हम लोग उसको बहुत दूरदृष्टि रखते हुए लंबे समय के लिए हम लोग अपने आप को सक्षम बना दें, क्योंकि हम लोग बहुत इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बहुत चैलेंजेस है अभी हमारे सामने। उस समय इस सब का बैलेंस बना के कैसे चलना, इस पर जो है काम करते हुए हम लोग एक नई पर्यटन नीति जो है ले आ रहे हैं और उसका भी आज यहाँ पर हम लोग आज के कार्यक्रम में लोगों को उसको परिचित करा दे रहे हैं ताकि हम लोग उनसे सुझाव प्राप्त कर सके। तो ये दिलीप जावलकर साहब थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि चारधाम यात्रा में यात्रियों को सहूलियत सुविधा तो मिले ही और स्थानीय लोगों की आर्थिकी का भी ख्याल रखना है और असुविधा किसी को भी ना हो, इस बात पर विशेष फोकस किया गया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का अधिवेशन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिवेशन को संबोधित किया। कोरोना काल में इंजीनियर्स ने शानदार काम किया। अभिभावक की तरह मैं आपके बीच हूं, आपकी सभी बातों का ख्याल रखा जाएगा। राज्य के वित्तीय हालात का ख्याल रखना होगा। सचिव आनंद वर्धन को सीएम ने मंच से आदेश दिया, एक कमेटी का गठन कर कर्मचारियों की समस्या खत्म कराएं। 19 सूत्रीय मांगों पर बातचीत कर फैसला लें। आपने बहुत सारी मांगे रखी हैं। कुछ मांगों के लिए तो मैं, हमारे बेलवाल जी ने, उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर की कौन सी मांग है ये, पूर्व विभाग की डिप्लोमा इंजीनियर संवर्ग के समाधान हेतु डिप्लोमा इंजीनियर समस्या समाधान समिति का गठन किया जाएगा। जो भी हमारे एसोसिएशन है, उन सारे एसोसिएशन को आप अच्छी तरह समझते हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। आनंद जी, इनकी जितनी भी हमारी ये लगभग कितनी है 19 सूत्री मांगे हैं, इनकी सभी 19 सूत्री मांगों पर वार्ता करके इनका जो भी समाधान हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 19 की 19 का समाधान होगा। आपने बहुत और वह हरिद्वार के लक्सर स्थित भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। डॉसनी गेव गांव निवासी पिंकी नामक युवती को भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल में दरअसल भर्ती कराया गया था और यहां युवती ने बेटे को जन्म दिया और देर शाम तबियत खराब होने पर डॉक्टर्स ने उसे हरिद्वार के एक निजी नर्सिंग होम में रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप यह है कि अस्पताल का स्टाफ उन्हें छोड़कर वहां से नदारद हो गया। भर्ती होने के भाव में जच्चा ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन शव को वापस अस्पताल लेकर पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर को बताया क्या नाम ऑपरेशन मांग रही और ऑपरेशन में इसको परहेज भी चाहिए, तो जब ऑपरेशन हो गया, ये हरिद्वार से लेकर क्यों आए यहाँ पे, जब वहाँ से ले आए यहाँ पे तो क्या नाम फिर इन्होंने दवाइयाँ करी। दवाइयाँ करने के बाद में फिर क्या नाम जब इसको इन्होंने इनके कब्जे में नहीं हुई तो उन्होंने कहा हरिद्वार ले जाएंगे। हरिद्वार ले जाने के बाद में इन्होंने कहा कि इसको मरीज को भर्ती कर लो। तो जब भर्ती उन्होंने कर ली तो उन्होंने ये क्या काम करे, जो हमारे साथ थे ये छोड़ कर भाग गए हमें। ये छोड़ कर भागने के बाद में फिर हम वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं मिली जो जिसे हम यहाँ पे ले आए पिंकी को। तो फिर हमने ज़बरदस्ती वहाँ से उधार सुधार करके एम्बुलेंस करके लानी। जी वो भाई एम्बुलेंस वाला लेकर आया। जी बेहतर डॉक्टर ले जा रहा कि मरीज को हम भर्ती करेंगे तो बीच में छोड़ कर क्यों भाग के आया हूँ। जी एडमिट नहीं करी ना, बिल्कुल भी एडमिट नहीं करी। नो देखो हमारी अगर गलती होती तो यहाँ कोई मिलता ना, यहाँ कोई भी ना कंप्यूटर ना कोई डॉक्टर, कोई तोड़ना चाहिए तो यहाँ से सब छोड़ कर भाग गए। और जो है तोड़ फोड़ कर इनका स्टाफ ना करी, जो कोई अंदर रह रहा होगा। यहाँ पर जी हमें पैसे लेने के लिए भेज दिया, अच्छी बिच्छी पानी मांग रही थी, उन्होंने कहा 24 घंटे में पानी देंगे। और उसके बाद हम इतना घर पैसे लेने के लिए गए तो एकदम कह दिया कि तुम्हारे मरीज की तबीयत खराब है। 80,000 जमा कर दो, 25,000 और मांगे इन्होंने, एडमिट नहीं करी इन्होंने। कल यहाँ पे हमने अपनी भाभी एडमिट करी थी, बात नहीं आराम से बताइए। यहाँ पे तो इन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में इन्होंने कहा था 4 दिन यहीं पे रहेंगे,
और जब वहाँ से ऑपरेशन इन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल में करवाया था। संजीवनी हॉस्पिटल में 6 बजे उस पर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था और 8 बजे बच्चा आया था। वहाँ से 11 बजे फिर इन्होंने यहीं पे शिफ्ट करी। फिर उसके शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हम 12 बजे करीब चाचू लेने के लिए हम वहाँ जा लिए। कल यहाँ पे हमने अपनी भाभी। और फिलहाल आपसे ले रहे इजाजत, नमस्कार।